चलो शुरू करते हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शन कल पढ़ रहे थे और आपको याद होगा सारी चीज़ें, राइट? कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, हैं, एंडो एंडो याद है ना? अच्छा, और एक चीज़ इधर है बेटे, क्या रखा है देखो, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ। मानो ये तीन रेशियो इक्वल है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, ठीक है? और एक सेकेंड, हाँ यस, एंड एल एम एन आर एनी थ्री नॉन जीरो रियल नंबर्स। एल एम एन कोई सा भी तीन नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब इनके बीच में कोई भी जीरो नहीं है, बस कोई सा तीन नॉन जीरो नंबर्स, ठीक है ना? अगर हम चूज करते हैं तो दिस तीन रेशियो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज ऑल्सो इक्वल टू एल ए प्लस एम सी प्लस एन ई बाई एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ। जहाँ पर अरे सम्राट अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ओके, जहाँ पर ए सी ई क्या है, न्यूमेरेटर से है ना, देख रहे हो, ए सी ई न्यूमेरेटर। तो ये एल एम एन को न्यूमेरेटर मल्टीप्लाई कर दिया, एल को इस न्यूमेरेटर मल्टीप्लाई के एल ए, एम को इस न्यूमेरेटर मल्टीप्लाई के एम सी, एन को इस न्यूमेरेटर मल्टीप्लाई के एन ई। उसी तरह डिनोमिनेटर बी डी ई में एल एम एन मल्टीप्लाई किया, एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ। ये जो न्यू रेशियो क्रिएट होगा, ये रेशियो का वैल्यू भी इन तीनों रेशियो के साथ बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, ये भी स्कूल में आप कर चुके हो कि उसने बोला है कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ। बट तनिक समय के लिए आप अगर इसको के पकड़ लो, लेट्स से दिस थ्री रेशियोज आर इक्वल टू के, तो आपका ए कितना हो जाता है बेटे, बी के, है ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करो, ए बाई बी इज इक्वल टू के, तो ए कितना हो जाएगा, बी के हो जाएगा। सी बाई डी इज इक्वल टू के, तो सी कितना हो जाएगा, डी के हो जाएगा। ई बाई एफ इज इक्वल टू के, तो ई कितना हो जाएगा, एफ के हो जाएगा। तो बेटा अगर ये रेशियो में आप अप्लाई करो, ये जो रेशियो है, ये जो न्यू रेशियो क्रिएट हुआ है, एल ए प्लस एम सी प्लस एन ई बाई एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ, एल ए प्लस एम सी प्लस एन ई बाई एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ। तो बड़े यहाँ पर अगर ए का जगह बी के अप्लाई करो, एल बी के प्लस, अभी इधर देखो बड़े सी का जगह आप डी के अप्लाई करो, तो एम सी का जगह डी के अप्लाई करेंगे तो एम डी के प्लस, ई का जगह एफ के अप्लाई करो तो एन एफ के डिवाइड बाई एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ। अब बेटे बड़े प्यार से ऊपर ये जो तीन टर्म में से के कॉमन ले आओ, मेरे बात समझ रहे हो? तो ऊपर क्या हो गया, के होल इंटू एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ, नीचे भी एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ, कैंसिल होके इक्वल टू के आ रहा है। मतलब यही तीनों रेशियो के वैल्यू जो के था, इस रेशियो का वैल्यू भी के आ रहा है। तो ध्यान रखो, ख्याल रखो इसका कि इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ एंड एल एम एन आर एनी थ्री नॉन जीरो नंबर्स, देन एल एम एन को मतलब तीनों रेशियो के कॉरिस्पॉन्डिंग जो मतलब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके ऐड करो, डिवाइड बाई एल एम एन को तीनों के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके ऐड करो। ये जो न्यू रेशियो क्रिएट होगा पूरा नया तीन रेशियो के साथ इक्वल है। ठीक है, आगे चलते, क्या बोलते हो, आगे चलेंगे नहीं चले? Yes, sir. You can take Yes, sir. हाँ, you can take the screenshot for this explanation. Take it. Done, sir. Done. Okay. अब आते हैं टैप वाला सवाल कल किए थे, हाँ, टैप पानी भर रहे थे टैंक में। आज देखेंगे ये वाला सवाल। उसमें क्या बोला है कि इन ए फैमिली द कंजम्पशन ऑफ पावर इज 120 यूनिट्स फॉर 18 डेज। मतलब 18 डेज में एक फैमिली का घर में जो इलेक्ट्रिसिटी उनको यूज़ कर रहे हैं, 18 डेज में 120 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किए। मेरे बात समझ रहे हो?
18 डेज में 120 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया। अब सवाल ये कि फाइंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड इन 30 डेज। सीधा बात है कि अगर 18 दिन में वो 120 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो 30 दिन में कितना यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर कंज्यूम करेंगे। लेकिन ये सवाल करने से पहले हमें यहाँ पर जो दो क्वांटिटी दे रखा है उनके बीच में रिलेशनशिप निकालना होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई। तो यहाँ पर दो क्वांटिटी है, एक है नंबर ऑफ डेज, दूसरा क्वांटिटी क्या है बेटे, यूनिट्स ऑफ पावर है ना, यूनिट्स ऑफ पावर। Yes, sir. तो जरा आप सोचो, आप अगर मतलब आपका फैमिली, ठीक है ना, आपका खुद का फैमिली अगर ज़्यादा दिन होगा मतलब टोटल यूनिट्स ऑफ पावर ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, राइट। कम Yes, दिन sir. में कम यूनिट्स ऑफ पावर खर्चा हुआ होगा, तो है ना, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच So अदर। directly proportional. एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हाँ, Yes. तो अगर बेटे हम नंबर ऑफ डेज को x लेते हैं एंड यूनिट्स ऑफ पावर को अगर y लेते हैं, नंबर ऑफ डेज को अगर x लेते हैं एंड यूनिट्स ऑफ पावर को अगर y वेरिएबल के द्वारा डिक्लेयर करते हैं, तो पता चला कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। जितना ज़्यादा दिन उतना ज़्यादा पावर कंजम्पशन, जितना कम दिन उतना कम पावर कंजम्पशन। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k इंटू वाई, है ना, k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इसका मतलब x बाई वाई क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई कॉरिस्पॉन्डिंग यूनिट्स ऑफ पावर कंजम्पशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इस रिलेशनशिप को हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक अगर डब्बा बनाते हैं अगर एक्स वाई के लिए, एक्स यहाँ पर क्या है ना, नंबर ऑफ डेज है। तो पहले बोला 18 दिन में वो 120 यूनिट का पावर कंज्यूम करते हैं, मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 18 कॉरिस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू व्हाट, 120। 120. बस। अच्छा, फिर पूछ रहा है कि 30 दिन में वो कितना खर्चा करेंगे, मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 30 y इज इक्वल टू व्हाट, यही पूछ रहा है। तो y इज इक्वल टू व्हाट, इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। मानो y इज इक्वल टू y1, हमें y1 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये हिसाब से बेटे आप देख सकते हो कि 18 x बाई वाई हमेशा कांस्टेंट है, x बाई वाई हमेशा कांस्टेंट है। तो 18 डिवाइडेड बाई 120 जो आएगा, 30 डिवाइड बाई ये नंबर y1 भी वही आएगा, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो y1 अगर क्रॉस कर दिए, y1 उस तरफ ले गए, तो y1 कितना हो जाएगा ना, 30 टाइम्स 120 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई Divided by 18. बस। ओके, कितना हो जाएगा बेटा, 6 से काटो, 6 जा 3, 6 जा 5, 3 से काटो 40, 40 जा 5, कितना हो गया बेटे, 200 यूनिट का। 200. हाँ, 200 units. 200 यूनिट का वो खर्चा करेंगे अपना घर में। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल में क्या दे रखा है ना, 4 men ईच वर्किंग 6 आवर्स पर डे कैन बिल्ड अ वॉल इन 9 डेज। 4 मैन, ये पूरा प्योरली टिपिकल आपका जो वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम था स्कूल में, 8th क्लास में आई थिंक सो होगा, 8th या 7th में होगा, टाइम एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, तो उसी को लेके ये है। तो 4 मैन ईच वर्किंग 6 आवर्स पर डे, अगर 4 मैन, अगर हर आदमी अगर रोज 6 घंटा काम करता है तो 4 आदमी मिलकर 9 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। अगर हर आदमी दिन रोज 6 घंटा काम करता है तो। अब सवाल ये कि हाउ लॉन्ग विल 6 मैन ईच वर्किंग 3 आवर्स पर डे टेक टू फिनिश द सेम वर्क। वो बोल रहा है कि अगर हर आदमी रोज 6 घंटा काम करता है तो 4 आदमी ऐसे मिलके 9 दिन में वो वाल बना देते हैं, दीवार बना देते हैं। फिर बोल रहा है कि अगर दिन में 3 घंटा एक आदमी काम करता है तो ये 6 आदमी मिलकर
कितना दिन में काम को समाप्त करेंगे। अब अगर हम इसको नोटिस करें तो ये क्वेश्चन में 2 नहीं बल्कि 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, 3 पैरामीटर्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ आवर्स ईच मैन स्पेंड्स अ डे इन वर्किंग, टोटल नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क। 3 क्वांटिटीज यहाँ पर इन्वॉल्व है। एक है नंबर ऑफ मैन, एक है हर मैन एक दिन में कितना घंटा काम करता है, एंड नंबर ऑफ डेज। तो 3 वेरिएबल के बीच में गेम होगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ओके Yes, sir. ओके। तो बेटा आप एक बात मुझे बताओ, इधर ही मैं लिखता हूं। अगर मैं बेटे ये जो वेरिएबल एम लिख देता हूं, नंबर ऑफ मैन, एम ले जाता हूं नंबर ऑफ मैन के लिए, डी ले जाता हूं नंबर ऑफ डेज के लिए, टोटल नंबर ऑफ डेज, एच ले जाता हूं नंबर ऑफ आवर्स पर डे। अगर वेरिएबल लेता हूं, अब बेटे मैं अगर डी को फिक्स कर देता हूं, इफ आई कीप डी फिक्स्ड, मतलब नंबर ऑफ डेज को अगर मैं फिक्स्ड कर देता हूं, तो मैं जानना चाहता हूं नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ आवर्स पर डे के बीच में क्या रिलेशनशिप निकल के आता है। अगर मैं नंबर ऑफ डेज को फिक्स कर दिया तो नंबर ऑफ मैन एंड पर डे आवर जो स्पेंड करता है हर आदमी, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप आता है। एक एग्जाम्पल, एक टिपिकल एग्जाम्पल ले जाते हैं। अगर बेटे देखो सेकेंड, ओके बस, तो ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर आप नंबर ऑफ डेज को फिक्स कर दो, है ना, तो एम एंड एच के बीच में क्या रिश्ता निकल के आता है। ठीक है, अगर मैं डी को फिक्स कर दिया तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं मानो आपको बोलूँगा कि मुझे तो भाई 10 दिन में काम चाहिए ही चाहिए, मतलब नंबर ऑफ डेज में जो काम होगा वो मैं फिक्स कर दिया, मतलब 10 डेज में मुझे काम चाहिए ही चाहिए, मतलब 10 डेज में मेरा काम होना चाहिए। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 10 डेज में काम चाहिए, नंबर ऑफ डेज को मैंने फिक्स कर दिया। अब देखते हैं मेन एंड आवर के बीच में क्या रिलेशनशिप आता है। बेटे ज़रा सोचो, अगर मुझे 10 दिन मतलब एक पर्टिकुलर सर्टन डेज में काम चाहिए, सपोज 20 मैन में को लेके मैं काम करता हूँ और ये 20 मैन ये 10 दिन में काम करेंगे, और मैं मानो लेता हूँ 2 मैन लेता हूँ, ये भी यही 10 दिन में काम करेंगे। तो किनको मतलब किनके केस में हर इंसान को रोज ज़्यादा काम करना पड़ेगा, फर्स्ट केस या सेकंड केस? सेकंड केस। मेरा सवाल शायद आप लोग नहीं समझे। मैं ये बोला कि मालिक ने मुझे बोला है कि 10 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए दिया है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे बात समझ रहे हो? आई एम ए कॉन्ट्रैक्टर। मेरा ओनर ने मुझे बोला, मैंने जिसका काम मैं कर रहा हूँ उसने मुझे बोला कि भाई मुझे तू 10 दिन में काम करके दे। अब मैं अगर ये काम को करने के लिए 10 दिन में मैं अगर 20 लोगों को हायर करता हूँ, और एक कॉन्ट्रैक्टर है उसी काम को करने के लिए 2 मैन हायर करता है, मैं 20 मैन हायर करता हूँ, और एक कॉन्ट्रैक्टर है उसे ही बोला गया 10 दिन में काम करने के लिए, वो 2 मैन हायर किया। तो बोलो मेरे जो मजदूर 20 मजदूर में हायर किया हूँ उनको रोज ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ये 2 मैन को, ये जो हायर किए हैं जो दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्टर, उसको उसका जो 2 मैन को रोज ज़्यादा काम करना पड़ेगा ईच पर्सन को। मेरा बात मुझे बताओ सर, सेकंड कॉन्ट्रैक्टर के 2 मेंस को ज्यादा काम करना पड़ेगा पर डे। यस ऑब्वियसली भाई, 2 ही इंसान है, 10 दिन में काम ख़त्म करना है, मतलब रोज़ इनको बहुत ज़्यादा आवर देना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, 20 लोग हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा काम कर लेंगे, जल्दी काम को ख़त्म, मतलब 10 दिन में काम को ख़त्म कर लेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है बेटे, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए कि नहीं? मैंने ज़्यादा तो नंबर ऑफ आवर कम लग रहे हैं, अगर मेन कम तो नंबर ऑफ आवर ज़्यादा काम करने के लिए पड़ रहा है। व्हेन डे इज फिक्स्ड। अच्छा, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पर हमें पता चला कि एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने कल बोला था, जब एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच होता है तो हम लिख सकते हैं एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/h। वेरी गुड। अब आते हैं मेन एंड डे के ऊपर और आवर को फिक्स कर देते हैं। मेन डे के ऊपर आते हैं, आवर को फिक्स कर देते हैं। ओके, तो अब हम आवर को फिक्स करने वाले हैं
मेन डे लेते हैं, मेन डे। हाँ, तो बेटे मेरा मजदूर मुझे बोले कि सर हम तो दिन में 2 घंटा ही काम कर पाएंगे, उससे ज़्यादा काम तो मतलब उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, हम 2 घंटा में ही हम हर दिन हम 2 घंटा काम करेंगे, दो से कम नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 2 घंटा ही हमें काम करेंगे। ठीक है, अब काम एक ही है, काम एक ही है, हर मजदूर दिन में 2 घंटा काम करेंगे, फिक्स हो गया। अब मुझे बताओ, एक कॉन्ट्रैक्टर ने 20 मैन हायर किया है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ने 10 मैन हायर तो 2 मैन हायर किया है। एक कॉन्ट्रैक्टर ने 20 मैन हायर किया है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ने 2 मैन हायर किया है। सेम काम और रोज़ मतलब 2 घंटा हर मजदूर काम करेंगे, तो ये ज़्यादा दिन लेंगे कि ये ज़्यादा दिन लेंगे? ज़्यादा दिन कौन लेंगे? मतलब 4 men. ऑब्वियसली। हेलो, व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes sir, 2 men. Yes sir. 2 men. Yes, sir. यू गेट माई पॉइंट? मेन कंडीशन Yes. कर दिए भाई, हम 2 घंटा से बस मैं दोनों के केस में मैं आवर को मैंने फिक्स कर दिया, एज को फिक्स कर दिया, 2 घंटे से कोई ज़्यादा या फिर कम काम नहीं करने वाला, 2 घंटा ही काम करेंगे। अभी सेम काम है, सेम काम है, ये कॉन्ट्रैक्टर 20 लोगों को हायर कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर 2 लोगों को हायर कर रहा है, तो ये तो ज़्यादा दिन ले जाएंगे ना, ये तो कम दिन में काम को कर देंगे। मतलब जितना ज़्यादा मेन उतना कम दिन, जितना कम मेन उतना ज़्यादा दिन। तो इसका मतलब मैन इज Inversely proportional. टू डी और नॉट, कोई नई चीज फिक्स। Yes, sir. क्लियर? तो इधर क्या आ गया बेटा, एम इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, कोई नई चीज फिक्स्ड। अच्छा, अगर दोनों को वेरिएबल कर दूं तो दोनों को कंबाइन करना आता है ना, स्कूल में किए थे। एक से आता है एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे, एम मतलब एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/h। अगर दोनों को वेरिएबल कर दूं तो एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी या फिर एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/dh। मेरा बात सही है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हो जाता है ना, एम इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू 1/dh। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में वही होता है ना, हालांकि Yes, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो हम उसको कैसे लिख दिए, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d, है ना? 1/dh. तो ऑब्वियसली एम डी एच इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, एम डी एच मसाला का नाम सुनी हो कि नहीं? एम डी एच मसाला नाम सुनी हो कि नहीं? एम डी एच मसाला उड़ीसा में है, एम डी एच मसाला। हाँ, Yes sir. तो एम डी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है। Constant. इसका मतलब M1 D1 H1 विल बी इक्वल टू M2 D2 H2, है कि नहीं भाई? Yes, sir. बस, तो आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये सब इतना स्टोरी वगैरह नहीं लिखना है, जितना आपके बुक में दे रखा है उतना ही लिखना है, स्टोरी नहीं लिखना है, ठीक है ना, नॉवेल नहीं लिखना है, खाली इतना लिखना है। एम इधर तो फिर ऑफ में लिख के लिख दोगे कि एम डी एच। देखो बेटा, यहाँ पर बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक है, एच को देखो कैसे लिखा है 1 और एक स्पेस देख कैसे लिखा है, और देखो कॉन्स्टेंट को लिखा है कॉन्सोर्ट, मतलब क्या वो, छोड़ो। तो M1 D1 H1, देखो H1 को कैसे लिखा है, देखो ये H है और ये 1 नीचे, ठीक है, ये कुछ नहीं है, इक्वल टू देखो M2 D2 H2। मेरे बात समझ गए? स्क्रीनशॉट ले जाओगे अभी, ठीक है? Yes, sir. हाँ, ओके। तो देखो बेटे क्या डेटा दे रखा है, 4 मेन कॉरिस्पॉन्डिंग फॉर 6 आवर्स पर डे, मतलब एम इज इक्वल टू 4, एच इज इक्वल टू 6, डी इज इक्वल टू 9, है ना? मतलब M1 के जगह 4, H1 के जगह 6, D1 के जगह 9 डाला, ठीक है, देख रहे हो? विल बी इक्वल टू M2 D2 H2। M2 का Yes, वैल्यू sir. 6 दे रखा है, 6 मेन सेकंड केस में, H का वैल्यू 3 आवर्स दे रखा है, और D का वैल्यू पूछ रहा है कितने दिन में काम खत्म होगा, तो D2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटे इस रिलेशन से D2 निकल आएगा 12। बेटा समझ गए कि नहीं समझे? हेलो, Sir, yes, Yes, sir. sir. Yes sir. Yes, sir. ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। Done, sir. डन। ओके ओके, अब आते हैं बेटा असली पढ़ाई में। लॉगरिथम आपके लिए पूरा न्यू होगा, आई थिंक। लॉगरिथम आपका नहीं था सिलेबस में, मतलब कभी भी एनसीईआरटी में 10th में लॉगरिथम नहीं था, आई थिंक सो, राइट? या था? नो सर, नहीं था।
कभी भी लॉगरिदम नहीं था। नहीं, बड़ी दुख की परेशानी की बात है। चलो कोई नहीं, तो दुख की परेशानी की बात को हम हल करते हैं, मतलब उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या बोलते हो? हाँ यस सर। हाँ, लॉगरिदम। अच्छा सुनो बेटा, देखो लॉगरिदम जो प्रोसेस होता है वो आपका एक्सपोनेंशियल प्रोसेस का रिवर्स होता है ना। मतलब जैसे हम शर्ट पहनते हैं, शर्ट खोल देते हैं, मतलब उसका रिवर्स होता है, पहनने का रिवर्स होता है खोलना, मतलब अंडू कर देना, एक काम को अंडू कर देना। बिल्कुल उसी तरह एक्सपोनेंशियल को लॉगरिदम अंडू करता है, उसका पूरा उल्टा। मतलब क्या होता है देखो बेटे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 2⁻³ कितना आता है? 8 आता है। यहाँ पर जो Yes, एक्शन sir. यहाँ पर जो एक्शन हुआ एक्सपोनेंशियल एक्शन हुआ। यहाँ पर बेटे जो 2 है इसको हम बोलते हैं बेस, और जो 3 है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट। ओके, एक सेकंड रुको, जरा मैं पेन टू इंक टू सेट अब ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो सर्कल बना दे रहा है सारी चीज़ों को। ऑफ ऑफ हो जाए भाई। हाँ यस यस यस, अब ऑफ हुआ। ओके, जब हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटे, यहाँ पर जो एक्शन किया गया वो क्या एक्शन था? एक्सपोनेंशियल एक्शन था। ठीक है, अभी लॉगरिदम क्या होता है बेटे? देखो लॉगरिदम उल्टा करेगा। मतलब क्या होता है बेटे, लॉग एक ऑपरेटर है। लॉग कुछ नहीं है, लॉग एक ऑपरेटर है। जैसे हम दो नंबर के बीच में जो प्लस लिखते हैं, प्लस क्या करता है? दो नंबर को ऐड करता है, हमें पता चलता है कि प्लस मतलब दो नंबर को ऐड किया गया है। लॉग वैसा एक ऑपरेटर है और कुछ नहीं। ठीक है, लॉग बेस 2, एक छोटा सा 2 ऐसे लिखते हैं ऑफ 8, मतलब 8 का लॉग निकाल रहे हैं 2 को बेस रख के, इसका वैल्यू आएगा 3। मेरा बात समझ रहे हो? मतलब Yes, sir. यहाँ पर हम उल्टा कर रहे हैं, मतलब एक्सपोनेंट क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पर 2 बेस का जब पावर 3 ले जाते हैं तो वैल्यू 8 आ जाता है। अब हम यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि बेस 2 का पावर क्या लिया गया था ताकि 8 आ गया। मेरा बात समझ रहे हो? उसका पूरा उल्टा, और ये प्रोसेस को बोलते हैं लॉगरिदम प्रोसेस। क्लियर और नॉट? हेलो? Yes, sir. यस सर। यस। यस सर। तो बेटा अगर हम बोलें कि 10 का पावर 3 इज इक्वल टू 1000, तो लॉग बेस 10 1000, मतलब 10 का पावर क्या लेंगे ताकि हमारा 1000 आ गया। मतलब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? यस So 3. यस, मतलब जो लॉगरिदम का आंसर क्या निकल के आता है? एक्सपोनेंट निकल के आता है। लॉगरिदम का आंसर क्या निकल के आता है? एक्सपोनेंट निकाल के आता है ना। मेरे बात समझ रहे हो कि एक्सपोनेंट Yes, क्या sir. था वो निकाल के आता है। तो लॉगरिदम का पावर एक्सपोनेंट। ओके, तो इतना तक सब समझे? आगे चले? Yes, sir. यस सर। ओके ओके। तो बेटा यहाँ पर कुछ चीज़ें हम बात करेंगे जिसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में वो सारा चीज़ें नहीं है। खाली शॉर्ट में आपको समझना होगा कि बेटा पहला बात है कि लॉगरिदम बेस कुछ भी हो, 0 का लॉगरिदम एंड नेगेटिव नंबर का लॉगरिदम इज अनडिफाइंड। याद रखो, जैसे कि हम यहाँ पर 8 का लॉगरिदम निकाले 3 आया, 1000 का लॉगरिदम निकाले 3 आया, है ना। मतलब इनका लॉगरिदम निकाल पाए, 8 का लॉगरिदम निकाले, 1000 का लॉगरिदम निकाले। इस केस में बेस को 2 लिए हैं, इस केस में बेस को 10 लिए हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर 8 का लॉगरिदम निकाले हैं, यहाँ पर 1000 का लॉगरिदम निकाले हैं। वैसे ही हम 0 का लॉगरिदम नहीं निकाल पाते हैं, दैट इज अनडिफाइंड। बेस से फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है बेटे? मैं खाली शॉर्ट में बोल देता हूँ। यहाँ पर बेटे बेस आप सपोज 3 रखते हो मानो, तो बेटे 3 का कोई पावर 0 कभी होगा क्या? No, कभी नहीं sir. होगा, कभी नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो दैट्स वाई आपको खाली याद रखना है, आपके सिलेबस में Yes, इतना sir. नहीं है, आपके सिलेबस में इतना नहीं है। आपको जितना जानना है उतना ही जानो, खाली कि 0 का लॉग इज अनडिफाइंड। और किसका लॉग अनडिफाइंड है ना? सारे नेगेटिव रियल नंबर का लॉग भी अनडिफाइंड। हम कभी 0 या फिर नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकाल पाएंगे। तो किसका लॉग फिर निकाल पाएंगे? पॉजिटिव नंबर का लॉग निकाल पाएंगे, है ना। पॉजिटिव रियल नंबर का लॉग ही निकाल पाएंगे।
तो लॉगारिथम ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर ही डिफाइंड है, ठीक है। ओके, आगे चले। Yes, sir. हाँ, यस ओके। सर। तो बेटा अब आते हैं बेस के ऊपर। मैं ना लिखता हूं लॉग बेस ए बी। लॉग बेस ए बी मतलब यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आएगा, मतलब ऐसा नंबर एक एक्सपोनेंट आएगा, मतलब ए का पावर कितना होगा ताकि ये वैल्यू बी आ रहा होगा। सपोज इसका वैल्यू एम आ रहा है तो इसका मतलब ए का पावर जब हम एम ले जाएंगे तो बी आएगा। पता है, ऑलरेडी पढ़ा है मैंने अभी, लेकिन मैं अभी क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें पता चल गया कि जो बी एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अगर बी आप जीरो या फिर नेगेटिव लिए तो उसका लॉग हम नहीं निकाल पाएंगे। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. अब देखो बेटे, बेस पर भी रेस्ट्रिक्शन है, इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है, बेस के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है। ये जो ए बेस है, द बेस ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। पहला तो आप बेस नेगेटिव नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, बेस को पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। लेकिन 1 को छोड़ के बेस आप 1 भी नहीं ले सकते। आपका क्यूरियोसिटी मेंटेन करने के लिए, मैं मतलब समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 1 क्यों नहीं ले सकते। एग्जाम्पल ले जाते हैं। मैं मानो आपको पूछता हूँ कि log बेस 1 10, भाई इसका कोई वैल्यू आएगा? क्योंकि 1 का पावर अब कुछ भी लो, आंसर तो 1 ही आना है। मतलब 1 का पावर क्या ऐसा लोगे ताकि 10 आएगा? नो, नथिंग, No, sir. No. राइट, नथिंग। तो बेस कैन नॉट बी 1, बेस कैन नॉट बी 1 एंड बेस इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? बेस को क्यों हम 0 नहीं ले सकते उसका भी कारण है। बेस को क्यों नेगेटिव नहीं ले सकते? 0 आप बहुत इजीली समझ सकते हो, नेगेटिव में नेगेटिव के ऊपर नहीं जाऊंगा। अगर 0 बेटे लेके मैं दिखाता हूँ log 0 10, तो जरा सोचो इसका वैल्यू क्या आना है। अबे 0 का पावर दुनिया का कुछ भी ले जाओ, आंसर तो 0 ही आएगा ना। Undefined. तो 0 का पावर क्या होगा ताकि 10 आएगा? राइट, नो आंसर। सो बेटे अनडिफाइंड। हाँ, तो ख्याल रखो जो बेस है, बेस का ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू 1। एंड जिसका लॉग निकाल रहे हो वो नंबर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको जिसका लॉग निकाले उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन हमें रखते हैं और बेस के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन रखते हैं उसको भी मैंने आपको समझा दिया। So you can take the screenshot now of all this. एक second. हाँ, take it. डन सर। Okay. Take it. डन सर। Okay. Take it. Done. Okay. बस तो अभी लॉग के ऊपर और कुछ कहानी सुनते हैं ना, लॉग को लेके और कुछ कहानी सुनते हैं। लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं ना, प्रॉपर्टीज को देखो, प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन आपके सिलेबस में वगैरह नहीं है, खाली मतलब आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। एक दो में दिखा दूंगा, बाकी आपको खाली याद रखना है। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। यस सर। मैं डायरेक्टली आपको आर.एस. अग्रवाल पे ले चलता हूँ ताकि मुझे लिखने में जो टाइम हो जाएगा वो मुझे टाइम मेरा बच जाएगा। डायरेक्टली मैं आर.एस. अग्रवाल पे ले जाता हूँ आपको, लॉज ऑफ लॉगारिथम और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगारिथम। तो बेटा देखो, बेस के ऊपर मत जाओ, बेस ए है, इधर बेस ए है, छोड़ो उसको। बेटे log m प्लस log an इज इक्वल टू log mn। आई होप ये मैंने बोल दिया था आपको जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ा रहा था, ऐसा एक सवाल में Yes, किए थे। sir. हाँ, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। ऐसा काहे हुआ देख लेते हैं। एक छोटू सा एग्जाम्पल लेके लिख लेते हैं कि क्यों log am प्लस बेस सेम रहना, बेस सेम रहना चाहिए, बेस अलग नहीं होना चाहिए, बेस सेम रहना चाहिए, बेस अलग नहीं होना चाहिए। तो log m प्लस log an इज इक्वल टू log mn। बेस सेम रहना चाहिए, बेस अलग होगा तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा कैसे होता है? क्लियर? देखो बेटे कि लेट log am का वैल्यू x है, मानो, मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. तो इसका तो यही मतलब होता है ना कि x यहाँ पर एक्सपोनेंट है, a का पावर अगर x ले जा तो m आ जाएगा, राइट? इसलिए तो आ रहा है। एंड लेट log an इज इक्वल टू y। तो बेटे इसका तो यही मतलब होता है ना कि a टू दी पावर y इज इक्वल टू n
क्लियर? अच्छा बेटा अभी mn क्या होगा देखते हैं। mn इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। क्लियर? mn इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू तो बेटे a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y होता क्या है? a टू द पावर x प्लस y होता है ना भाई? मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. बस ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो पता चला कि a टू दी पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू mn। तो इसका मतलब log बेस से mn इज इक्वल टू x प्लस वाई नहीं होगा, क्योंकि x प्लस वाई यहाँ पर एक्सपोनेंट है, a का Yes, पावर x sir. प्लस वाई ले रहे तो यार। एंड व्हाट इज x? x इज log am। एंड व्हाट इज y? log am। So log am. तो ये प्रूफ खाली में दिखा है, आपको अंदाजा लगना चाहिए चीज़ें ये हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसा चीज़ें हो रहा है तभी ये फार्मूला है, मतलब कहीं से, मतलब आसमान से नहीं गिरा है, ये से आया है, लॉगरिथम का डेफिनेशन से आया है। तो log a m प्लस log a n इज इक्वल टू log a mn, ठीक है ना, बस बेस ध्यान रखना सेम रहना चाहिए। ओके आगे चले बेटे। Yes, sir. ओके Yes. Yes, sir. उसी तरह बेटे log m माइनस log n अगर प्लस होता है तो इज इक्वल टू log mn, अगर log m माइनस log n होता है तो log m बाई n। अब आप बोल रहे हो कि सर आप ये तो बोलना चाहिए ना log a m माइनस log a n इज इक्वल टू log a m n m बाई n, तो आप खाली क्यों बोल रहे हो log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n? आप बेस को क्यों ओमिट कर रहे हो? इसीलिए ओमिट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि ये पूरा फॉर्मूला में बेस को सेम रखना है, इसीलिए मैं बोलते वक्त ओमिट कर सकता हूँ। मेरे बात समझ रहे हो? log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। क्लियर? Yes, sir. ओके Yes, sir. हाँ, ये प्रॉपर्टी देखो बेटे, log m टू दी पावर k, वही मैं बेस को बार बार ओमिट कर रहा हूँ बार बार क्योंकि बेस सेम रहेगा a, ठीक है। log m टू दी पावर k विल बी इक्वल टू, बट जो मतलब जिसका यहाँ पर आप किसका log निकाल रहे हो? m टू दी पावर k का log निकाल रहे हो, है ना, बात ध्यान रखो। तो जो m का पावर k है ना बेटे, बड़े प्यार से आके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? k इंटू log दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। अब आप प्रूफ चाहोगे तो प्रूफ के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना, कभी कभी एग्जाम्पल से भी समझना ज़्यादा अच्छा लगता है कभी कभी, है ना, तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। बेटे आप सबको पता है कि log 1000 log बेस 10 1000 इसका वैल्यू क्या होने वाला है? 3। So 3. अच्छा log बेस 10 1000 अगर हम इस फॉर्मूला के हिसाब से जाए तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू log बेस 10 टू दी पावर 3, है ना, मतलब इसका Yes, log sir. निकाल। तो लॉगरिथम के प्रॉपर्टी के हिसाब से ये 3 आके बड़े प्यार से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 log 10। मेरा बात समझ रहे हो? अभी log बेस 10 क्या होगा? मतलब 10 Yes, का sir. log 10 का log बेस 10 है, क्या होगा? अरे 10 टू दी पावर कितना 10 होता है? 1 होता है ना, सो 3 into 1 3 आ गया। तो मैंने वेरीफाई करके आपको दिखा दिया। क्लियर? ओके Yes, sir. बस Yes. बस, तो ये ध्यान रखो, आगे चलते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट बात, log 1 बेस कुछ भी हो, log 1 बेस कुछ भी हो, आंसर इज 0। ऐसा काहे भाई? क्योंकि a टू दी पावर 0 1 ही तो होता है ना। अरे क्लियर और नॉट? अरे Yes, 0 sir. एक्सपोनेंट, Yes, sir. बेस है 0 एक्सपोनेंट आंसर 1, इसीलिए 1 का log विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। क्लियर? तो log 10 1 कितना होगा? 0। log 0. 2 1 कितना होगा? 0। बेटा ई नाम का एक इरेशनल नंबर होता है जो कि आपको पढ़ाया नहीं गया। ई नाम का एक इरेशनल नंबर होता है जिसका वैल्यू 2.71 समथिंग होता है, 2 3 के बीच में रहता है। 1 कितना होगा? 0। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर बेटे जिसका लॉग निकाल रहे हो अगर वो बेस के साथ समान है, log a that will be equal to 1, that will be equal to what? 1। 1.
सही बात है ना, ए का पावर अगर 1 लोगे ए मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब इधर देखो बड़े बड़े इंटरेस्टिंग सा कंक्लूजन निकल के आएगा यहाँ से, बड़े ऐसे इंटरेस्टिंग सा कंक्लूजन निकल के आएगा। वो कंक्लूजन क्या है बेटे कि लॉग एम बेस ए, यहाँ पर हम एम का लॉग निकाल रहे ए को बेस रख के, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू लॉग एम डिवाइडेड बाई लॉग ए, मतलब जो एम का लॉग डिवाइडेड बाई जो बेस ए का लॉग। फिर से मेरी बात सुनो, एम का लॉग निकाल लो बेस को ए रख के, और याद रखना भी इसको बड़ा आसान है, इस ई फॉर्मूला को याद रखना बड़ा आसान है। जब एम ऊपर ऐसे लिखा था तो ऊपर रहेगा लॉग एम, नीचे रहेगा लॉग ए, मतलब लॉग बेस ए एम इज ऑल्सो इक्वल टू लॉग एम बाई लॉग ए। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो अब आप बोलोगे कि सर बेस क्या है, इधर बेस क्या है, लॉग एम बाई लॉग ए तो लिख दिया, बेस क्या है, बेस आप कुछ भी ले जाओ, ठीक है ना, बेस आप बी ले जाओ, सी ले जाओ, डी ले जाओ, मेरे बात समझ रहे हो, कुछ भी ले जाओ। क्लियर? Yes, sir. हाँ Yes. हाँ, तो इससे एक नतीजा निकल के आता है कि लॉग बेस 2 अगर मैं 8 आपको बोलूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू लॉग 8 बाई लॉग 2। बेस आप अपना मनमर्जी कुछ भी ले जाओ, मेरा मर्जी समझ, मेरे बात समझ रहे हो बेटे क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी और निकल के आता है, और वो प्रॉपर्टी क्या है देख लो कि लॉग ए एम, मतलब बेस यहाँ पर ए है और जिसका लॉग निकाल लो वो एम है, एम का लॉग निकाल लो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, बेटे यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, लॉग बेस एम है। मतलब अगर मैं ये जो बेस एंड जिसका लॉग निकालो, अगर वो दोनों को रिवर्स करना चाहता हूँ, उन दोनों का प्लेसेस को रिवर्स करना चाहता हूँ, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है बेटे, इसको करेक्ट कर देता हूँ, इक्वल टू 1 बाई लॉग बेस एम ए, बेस था ए और निकाल रहे थे एम का लॉग, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई बेस हो जाएगा एम, ए का निकालोगे लॉग। मेरा बात समझ रहे हो? अब आप बोल रहे हो कि सर हुआ कैसे, अरे हुआ कैसे वो तो बताइए, ऐसे कैसे बोल दे रहे हैं, राइट? हुआ कैसे, अरे समझ रहे हो कि नहीं भाई? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओके। तो मैं आपको अभी क्या कहानी सुनाया कि लॉग, तेरी का, यस, लॉग, अरे लॉग को ए क्या लिख दिया, तेरी का, अरे लॉग बेस ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाई लॉग बेस बी ए, और ये प्रूव करेंगे, और इसको प्रूव करने के लिए इसका पहला वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। बेटा हमें पता है कि लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू लॉग बी बाई लॉग ए, अभी फॉर्मूला पढ़े थे, बेस आप कुछ भी ले सकते हो, बेस में सी ले जाता हूँ या फिर ए में ले जाता हूँ। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं बेटा क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटे अगर मैं एम को रिप्लेस कर देता हूँ, इफ आई रिप्लेस, क्योंकि एम हम कुछ भी ले सकते हैं ना, इट इज अप टू अस, वी कैन टेक एम एज एनीथिंग। अगर मैं इफ वी पुट एम इज इक्वल टू बी, अगर मैं एम के जगह बी रिप्लेस करता हूँ, एम के जगह पर बी रख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एम कुछ भी हो सकता है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू लॉग बी बी बाई लॉग बी ए। BA. लॉग बी बी तो 1 होगा ना, अभी तो पढ़े थे, है ना? Yes, इसका sir. लॉग निकालोगे बेस का बराबर है, तो लॉग बेस, तो प्रूव हो गया भाई, लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू 1 बाई लॉग बेस बी ए। क्लियर? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। व्हाट अबाउट द अदर्स? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पोर्शन व्हिच यू विल राइट इन द नोटबुक। हाँ टेक इट, एक सेकेंड और दिमाग कर लेता हूँ, टेक इट, एक सेकेंड में पूरा काट देता हूँ।
हो गया? डन सर। ओके। अब आते हैं बेटे लॉगरिदम। लॉगरिदम बेटे 3 तरह के होते हैं। एक होता है बाइनरी लॉगरिदम, एक होता है कॉमन लॉगरिदम, एक होता है नेचुरल लॉगरिदम। तो अभी के लिए हम सिर्फ नेचुरल लॉगरिदम पे कॉमन लॉगरिदम पे कंसंट्रेट करेंगे। आपके बुक में जो क्वेश्चन अभी करने वाले कॉमन लॉगरिदम के ऊपर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बताना चाहूँगा पहले कॉमन लॉगरिदम होता क्या है, नेचुरल लॉगरिदम होता क्या है एंड बाइनरी लॉगरिदम होता क्या है। देखो बेटे, जब हम लॉगरिदम प्रोसेस करते हैं तो बेस हम लेते हैं, राइट? बेस एक लेते हैं। यस सर। अगर बेटे आप अपना लॉगरिदम का बेस को 2 रखो तो उस टाइप का लॉगरिदम को हम बोलते हैं बाइनरी लॉगरिदम। मतलब लॉगरिदम का बेस को अगर आप 2 कर दिए, मतलब 2 को बेस रख के अगर आप किसी का लॉग निकाल रहे हो, ये सब निकाल रहे हो, तो ये होता है बाइनरी लॉगरिदम। और इस टाइप का लॉगरिदम, सिर्फ इस टाइप का लॉगरिदम कंप्यूटर्स यूज करते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके। अब एक आता है नेचुरल लॉगरिदम। नेचुरल लॉगरिदम यूज किया जाता है हायर मैथमेटिक्स में, कैलकुलस वगैरह में नेचुरल लॉगरिदम यूज किया जाता है। नेचुरल लॉगरिदम बेटे, नेचुरल लॉगरिदम में बेस को ई रखा जाता है। और व्हाट इज ई? ई इज एन इरेशनल नंबर जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.71। मैं थोड़ा मुझे भूल गया हूँ, मैं उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू थोड़ा देख लेता हूँ इंटरनेट में। 2.71 समथिंग होना चाहिए। ई का वैल्यू equal to what? Value of E. अप्रोक्सीमेटली 2.718 अप्रोक्सीमेटली है ना। इट इज एन इरेशनल नंबर। ये कहीं पर खत्म नहीं होने वाला है। आपको पता है कि इरेशनल नंबर पाए जैसे इरेशनल नंबर होता है, मतलब डेसिमल के बाद ये नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। लेकिन इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग वैल्यू 2.718 होता है। छोड़ो, तो अगर ई को बेस रख के हम लॉगरिदम कैलकुलेट करते हैं जैसे कि ऐसा कुछ, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदम। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉगरिदम। क्लियर? जो कि अभी हम नहीं पढ़ेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? अब हम पढ़ने वाले हैं जो उसको बोलेंगे कॉमन लॉगरिदम। क्या बोलेंगे? कॉमन लॉगरिदम। कॉमन लॉगरिदम। और बेटे कॉमन लॉगरिदम जो है वो हमारे लिए बहुत ही काम का चीज़ है डे टू डे लाइफ में। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को कॉमन लॉगरिदम के मदद से हम आसानी से कर सकते हैं। तो कॉमन लॉगरिदम में आप बेस को 10 रखते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? अगर बेस को 10 रखते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिदम। जैसे लॉग बेस 10 1000 है ना, ये एक कॉमन लॉगरिदम। कॉमन, तो बेस को 10 रखो तो क्या होगा बेटे? कॉमन लॉगरिदम। कॉमन लॉगरिदम। ओके, सो फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस। 1 सेकंड। कहाँ से लोगे? प्रॉपर्टी प्रूफ क्यों लोगे? नहीं, प्रूफ क्यों लोगे? चलो ये इसको ले जाओ। डन। डन सर। इसको ले जाओ। डन। डन सर। ओके ओके। तो आते हैं लॉगरिदम कैलकुलेट अभी करना सीखेंगे, ठीक है? कॉमन लॉगरिदम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो कॉमन लॉगरिदम समझ गए, लेकिन वो कॉमन लॉगरिदम कैलकुलेट करना सीखेंगे। हाँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो कॉमन लॉगरिदम हम जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे कॉमन लॉगरिदम को लेके, हम बेस 10 को ओमिट कर देंगे। तो हमें पता है कि हम बेस 10 ही ले रहे हैं। हम कॉमन लॉगरिदम कैलकुलेट कर रहे हैं, बेस को 10 ही ले रहे हैं। तो log 10a को हम log a के द्वारा लिखेंगे। बेस 10 को मतलब खाली उसको थोड़े के गायब कर देंगे ताकि बार बार लिखना ना पड़े। मेरा समझ रहे हो? log a बेस इज 10। ओके, आगे चलते हैं। क्या बोलते हो? अच्छा, यस Yes. ओके। बेटे यहाँ से कुछ चीज़ें देखते हैं। बेटे log 100 क्या होगा? log 10 का स्क्वायर, मतलब आप 10 का स्क्वायर का log निकाल लो। तो लॉगरिदम के प्रॉपर्टी के हिसाब से
2 इधर बड़े प्यार से आ जाएगा, तो 2 log 10। अब बेटे बेटे आप log मतलब बेस आप 10 तो ले रहे हो ना, इसका वैल्यू तो 1 ही होगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो याद रखो जब हम कॉमन लॉगरिथम निकाल रहे हैं log 10 क्या होगा? 1, क्योंकि हम बेस 10 ले रहे हैं कॉमन लॉगरिथम में। क्लियर? यस Okay. सर। Yes, sir. log 1/10 मतलब log 10 to the power minus 10 to the 1। power -1। और बड़े बड़े प्यार से -1 इधर आ गया और log 10 हो जाएगा कितना? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? -1। क्लियर? अच्छा, यस। अब देखेंगे बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए डेसिमल, ये क्या होता है? मेरा बात सुनो बेटे। एनी नंबर इन डेसिमल फॉर्म एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर बिटवीन 1 and 10। जैसे देखो बेटे, ये एक डेसिमल नंबर आपको दिया गया 27.3, दिस इज ए डेसिमल नंबर, और मैं ये 27.3 को ऐसे लिख सकता हूँ। आपको पता है 2.73 इंटू 10 to the power 1 भी 27.3 होता है ना एक। यस सर। बस ये जो फॉर्म में मैं लिखा हूँ, इस ये फॉर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और इस फॉर्म का क्या खासियत होता है, फीचर इसका क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का ना, कोई भी डेसिमल नंबर को हम सम नंबर बिटवीन 1 and 10, देखो बेटा 2.73 ये नंबर 1 and 10 के बीच में रहता है, देख रहे हो ये नंबर बिटवीन 1 and 10 इंटू एन इंटीग्रल पावर ऑफ 10 के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर देखो 10 का पावर एक इंटीजर है, देख रहे हो। तो जब हम कोई भी डेसिमल नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. बेटे ये नंबर देखो, ये जो नंबर को अगर हम डेसिमल में एक्सप्रेस करिए, ये था क्लास 4 में आपका, मेरा स्कूल में तो मेरा क्लास 4 में ही था ये। मतलब ये नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना क्लास 4 5 नहीं 4 में नहीं, सॉरी 6 या 7 में था, 7 में था, सॉरी 7 में था, 4 में बोल दिया, 7 में था। आपका क्लास में भी 7 में ही होगा, 7 में 7th क्लास में ऐसा यस होगा। सर। हाँ, तो इसको आप लिख सकते हो 3.7 इंटू 10 to the power -4, है ना। यस सर। और बेटे देखो मैं ये जो डेसिमल नंबर को जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया इसको बोलता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें आप देख सकते हो ये जो नंबर है ये 1 and 10 के बीच में है, और ये देखो 10 का इंटीग्रल पावर है, देख रहे हो। इस फॉर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे चले? यस सर। ओके, Yes, sir. अच्छा, आई होप स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना आता है, या अभी वो भी सिखा दूँ मैं? आता है कन्वर्ट करना स्टैंडर्ड फॉर्म में? यस सर। यस। ये सब बस एक दो पॉइंट शिफ्ट Yes, करने sir. होते हैं उसके अंदर। बस ये देखो बेटे, इधर 1 2 3 देखो बेटे, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब 3.7 करना है ना, क्योंकि जो नंबर 1 and 10 के बीच में रहना है। तो आपको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को 4 घर जंप करवाना है ना, 4 घर जंप करवाना है। तो इसके लिए इसमें क्या करते हो आप, 10 to the power 4 मल्टीप्लाई भी करते हो एंड 10 to the power 4 डिवाइड भी करोगे, क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाएगा ना अगर खाली मल्टीप्लाई कर दिए। ये वैल्यू सेम रहना चाहिए ना, तो ऊपर एक 10 to the power 4। तो ये नंबर क्या हो जाता है बेटे 3.7 ये पूरा नंबर, और डिवाइड बाय 10 to the power 4 मतलब क्या होता है 10 to the power -4। समझ गए कि नहीं? क्लियर? ओके, आगे चलो। यस सर। ओके, ठीक है। अब आता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा पढ़ाने से पहले ही मैं आपको आपके बुक में जो कि इजी सा सवाल है लॉगरिथम को लेके, पहले वो सवाल कर लेते हैं, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा पे उतरेंगे। यस, ये वाला सवाल बहुत इजी सवाल है, इसके लिए कोई हमें मतलब ज़्यादा कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, इस सवाल में आपको देखो बेटे दो चीज़ें ऑलरेडी दे दिया है, log बेस 10 3 का वैल्यू दे दिया है, मतलब आप इसको ऐसा खाली log 3 भी पढ़ सकते हो, क्योंकि कॉमन लॉगरिथम में 10 को हम गायब कर सकते हैं। log 2 का वैल्यू भी दे रखा है, मतलब बेस 10 log 2 का वैल्यू, मतलब देखो 10 to the power अगर ये ले जाओगे ना बेटे आपका वैल्यू 3 आने वाला है। 10 to the power जब ये ले जाओगे ना बेटे आपका वैल्यू 2 आने वाला है। 10 to the power दिस इज इक्वल टू 2। क्लियर गाइस? यस सर। अब हमें Yes. अब हमें log 48 बेस 10 निकालना है। अब देखो भाई log बेस 10 मैं
10 को मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। बेस 10 इज बेस 10 हम इग्नोर कर सकते हैं, उसको हम जानते हैं, उसको छुपा सकते हैं। log 48 में निकालना चाह रहा हूँ। अब बेटे log 48 इज द सेम आज 48 बेटे क्या होता है 16 इंटू 3 राइट, 16 into 3. 16 इंटू 3 क्लियर। बेटे log mn लिखा है log mn, और हमें पता है log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n है ना बेटे, Yes, log sir. 16 प्लस log 3 क्लियर। अभी देखो log Yes, 3 का वैल्यू तो आपको दिया है ना, log 3 का वैल्यू दिया है, ये चिंता गया। बेटे log 16 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 4। Yes, sir. अब ये 4 आके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रॉपर्टी है 4 लॉगरिथम का। log 2. log 2 का वैल्यू दिया है, log 3 का वैल्यू दिया है, पुट करके खाली वैल्यू निकालना। क्लियर, अरे क्लियर है Yes, नॉट। sir. Yes, बस sir. Yes. बस यस सर। इधर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये माइनस लिख दिया है, माइनस क्यों होगा, ये प्लस होगा ना, माइनस क्यों होगा। चलो ठीक है ओके। अच्छा आपका एक सेकंड रुको,